नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पेरिस यात्रा के समापन के बाद यूएई पहुंचे पीएम मोदी। अबू धाबी एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम। क्राउन प्रिंस शेख जायद से की मुलाकात। पटना में बीजेपी नेता की मौत पर पार्टी कार्यकर्ताओं का महाधरना। राज्यपाल से की नीतीश सरकार के खिलाफ शिकायत। विजय सिंह की मौत को लेकर की सीबीआई जांच की मांग। 18 जुलाई को होगा एनडीए का महाजुटान। सभी दलों को भेजा बैठक का निमंत्रण। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी होंगे शामिल। सोनिया गांधी की एंट्री से विपक्ष में टूट। ममता बनर्जी ने किया बैठक में शामिल होने से इनकार। केजरीवाल ने अध्यादेश को लेकर फिर साधा कांग्रेस पर निशाना। दिल्ली में बाढ़ के हालातों पर घिरी केजरीवाल सरकार। आसमानी आफत को बताया केंद्र की साजिश। एलजी ने संभाला मोर्चा। और खबरों की शुरुआत में बात करेंगे पीएम मोदी की विदेशी यात्रा की। पीएम मोदी की 2 दिवसीय फ्रांस की यात्रा पूरी हो गई, जिसके बाद वो अपने 1 दिवसीय दौरे के लिए यूएई रवाना हुए, जहां अबू धाबी एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी अपने इस दौरे के दौरान राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मिले। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते भी हुए। आपको बता दें कि इससे पहले फ्रांस में पीएम मोदी को सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान से नवाजा गया था और बेस्टिल डे परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में पीएम शामिल हुए थे। डॉक्टर साहब, कितनी अहम है यूएई की पीएम की यात्रा? देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिडिल ईस्ट के साथ हिंदुस्तान के रिश्तों को लेकर के, कई मायने से। एक तो यूएई के साथ हमारे जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है वो काफी बेहतर हुए हैं जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं। दुनिया के सामने प्रधानमंत्री मोदी का ये डिप्लोमेसी, कि एक तो इनके ऊपर आरोप लगता है एंटी मुस्लिम होने का। आप देखिए, पाकिस्तान, यूएई, सऊदी अरब के साथ बहुत घनिष्ठता थी। कहां पाकिस्तान चला गया? ये हिंदुस्तान कि जो फॉरेन पॉलिसी में बिल्कुल एक नया चैप्टर प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद से जो खोला है, उसका ये नतीजा है। आप देखिए, आज यूएई के अंदर बहुत सारे इंडियंस वहां काम करते हैं। उनकी सिक्योरिटी, उनके वेलबींग के बारे में कब आप प्रयत्न कर सकते हैं या फिर आप उनको सुरक्षित रख सकते हैं, जब वहां के सरकार के साथ आपके रिश्ते बेहतर हों। यूएई का भी सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिला हुआ है। मिडिल ईस्ट से कई सारे देश हैं जहां का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिला हुआ है। तो 3-4 चीजें होती। एक, इकोनॉमिक फायदा, आर्थिक फायदा। दूसरा, हम अपने नागरिकों को, इंडियन ओरिजिन के लोग जो वहां पे काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा। और तीसरा, जो सबसे अहम, कि ये जो भारत के ऊपर एंटी मुस्लिम होने का जो एक दाग लगता है, वो अपनी जगह से इस तरह के दौरे से वो बिल्कुल वो साफ हो जाता है। और इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो बगल में पड़ोसी जो है अपना आतंक का जो गढ़ है, वहां हार्ट बीट्स लोगों के बढ़ जाते हैं। और पाकिस्तानी कई सारे लोग कहते हैं कि ये देखिए कि किस तरीके से आप कहते हैं मोदी को कि मुसलमानों का विरोधी है और उसको यहां इतना ज्यादा इज्जत दी जाती है। जी बिल्कुल, पीएम मोदी की यूएई यात्रा व्यापार और निवेश पर खास तौर से केंद्रित है। वहीं पटना में लाठीचार्ज के दौरान बीजेपी नेता की मौत पर बवाल बरकरार है। कल पुलिसिया लाठीचार्ज के विरोध में राज्य भर में भाजपा ने ब्लैक डे मनाया और सरकार का पुतला भी फूंका। अब आज बिहार भाजपा ने पटना में महाधरने का आयोजन किया, जिसमें पटना सहित सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस मामले में भाजपा कार्यकर्ता लगातार भड़के हुए हैं और नीतीश सरकार को हत्यारा बताते हुए बीजेपी उनके खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाने की तैयारी कर रही थी, जिसे अब उन्होंने दर्ज करा दिया है। साथ ही एनडीए के एक प्रतिनिधि मंडल ने मामले में राज्यपाल से मुलाकात की है और हत्या पर सीबीआई जांच की मांग की है। डॉक्टर साहब, लगातार इस मामले में नीतीश सरकार पर शिकंजा कसता जा रहा है। देखिए, मोमेंटम मिल गया भारतीय जनता पार्टी को। जिस मुद्दे की तलाश थी भारतीय जनता पार्टी को बिहार में,
वो नीतीश कुमार ने बकायदा हाथ से ऑफर करके दे दिया। अब भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे के ऊपर जन जागरण और लोगों को सड़कों पर ला नहीं पाएगी तो फिर बिहार में उनको सरकार चलाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह मसला कई सारी चीजों से उलझा हुआ है। यह मसला आपको हर जिले के स्तर के ऊपर, ब्लॉक के स्तर पे विरोध प्रदर्शन का मौका आपको नीतीश कुमार ने दे दिया। प्लस इसके बाद से कहीं कोई हत्या होती है, कहीं कोई लूट, कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी होती है, भारतीय जनता पार्टी इस मोमेंटम को बीजेपी के लीडर की मौत के बजाय आम जनता का जीवन वहां पे असुरक्षित है वो मुद्दा में कन्वर्ट कर सकती है। सीबीआई की जांच अपनी जगह पे है, पब्लिक मोमेंटम वो अपनी जगह पे है, लेकिन इन सब के बीच जो फजीयत हो रही है नीतीश कुमार की, जो नीतीश कुमार के समर्थन में अखबारों में कसीदे लिखते थे कि सुशासन बाबू हैं, वो बड़े बड़े पत्रकार भी वो हिल गए हैं कि नीतीश कुमार का ये चेहरा तो कभी नहीं देखा गया कि आप जिसके साथ गठबंधन में थे, अभी यहां तो बात चल रही थी कि नीतीश कुमार वो पलट सकते हैं, उसके खिलाफ आप डंडे का इस्तेमाल इस तरह से प्री प्लान तरीके से आप उस पर हमला करवाएंगे तो फजीयत दो तरफ से हो रही है। एक तो बीजेपी सड़कों पर उतर गई है और दूसरी तरफ जिस तरीके से खबर आती है कि गठबंधन के अंदर आरजेडी के लीडर किस तरीके से नीतीश कुमार को रोज बेइज्जत कर रहे हैं, रोज उस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो नीतीश कुमार की राजनीति का ये लग रहा है कि 2024 आखिरी पड़ाव है। राजनीति से फिर इनको जो है दरकिनार बिहार की जनता कर देगी। जी बिल्कुल, नीतीश सरकार की हरकत पर भाजपा कार्यकर्ता भड़के हैं, जिसके बाद अब इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से नीतीश कुमार की मुसीबतें बढ़ गई हैं। आगे बात करते हैं एनडीए के महाजुटान की। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 18 जुलाई को एनडीए की बैठक होने वाली है। इस महाजुटान का हिस्सा बनने के लिए एनडीए में शामिल तमाम दलों को निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। इसी बीच भाजपा ने बड़ा कदम उठाते हुए इस बैठक के लिए लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को भी निमंत्रण भेजा है, जिसके बाद चिराग पासवान के एनडीए में शामिल होने की खबरों पर मुहर लग गई है। इसके अलावा बैठक के लिए हम प्रमुख जीतन राम मांझी और उनके बेटे को भी आमंत्रित किया गया है। डॉक्टर साहब, क्या मान लिया जाए, अब चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा होंगे? देखिए, ये जो बैठक हो रही है 18 तारीख को, दो जगह, एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ यूपीए, विपक्षी एकता का जवाब भारतीय जनता पार्टी। देखिए, परसेप्शन बैटल है, सारे विपक्ष एक साथ हो भी जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का बाल से बाका कोई नहीं कर सकता। कारण वोट परसेंटेज 17 बड़े बड़े राज्यों में बीजेपी ऑलरेडी 50 क्रॉस कर चुकी है। 2019 के पहले जो प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी थी, आज उससे कहीं ज्यादा है। एंटी इनकम्बेंसी है नहीं, कैसे आप इकट्ठा करके लोगों को आप, तो ये जो सारे विपक्ष एक हो गए, सारे विपक्ष, ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही थी कि मोदी से लोग तंग आ गए हैं, सारी पार्टियां जो है अपनी विचारधारा, अपनी सारी चीजों को छोड़ के, और इतनी सारी पार्टियां, तो भाई 15 आए थे, 14 आए थे पटना में, अब उसको बढ़ा करके 24 किया गया है। यूपीए के और भी जो छोटी छोटी पार्टियां, वो संख्या बढ़ाने के लिए कि ताकि हेडलाइंस में जाए 24 पार्टियां एक साथ, तो बीजेपी ने कहा ठीक है, ये परसेप्शन बैटल ही है, तो तुम 24 लेकर के आओगे तो हम 28 लेकर के आएंगे। दोनों की मीटिंग एक साथ होगी अलग अलग जगहों पे। तो ये राजनीति का वो खेल है कि जिसमें फायदा किसी को नहीं होना है, सिर्फ हवाबाजी से नैरेटिव क्रिएट करना है। हमारा नैरेटिव आपके नैरेटिव से कमजोर ना पड़े, इसलिए इस तरह की कवायद की जा रही है। जी बिल्कुल, एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद 18 जुलाई को अब गठबंधन में शामिल तमाम पार्टियों का महाजुटान होने वाला है। अगली खबर में बात करेंगे सोनिया की एंट्री से बिखरे विपक्ष की। एक तरफ जहां एनडीए के महाजुटान की तैयारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी की एंट्री के बाद विपक्ष बिखरता जा रहा है। बंगाल में कांग्रेस के रवैये से नाराज ममता बनर्जी ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सोनिया गांधी ने फोन कर ममता को मनाया।
दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी बैठक के निमंत्रण के बाद अध्यादेश की बंदूक फिर से कांग्रेस की तरफ तान दी है। केजरीवाल ने दावा किया है कि कांग्रेस ने संसद सत्र से 15 दिन पहले अपना रुख अध्यादेश पर साफ करने का दावा किया था। तो वहीं कांग्रेस की ओर से आपके इन दावों को बचकाना और झूठा बताया गया है। डॉक्टर साहब, सोनिया गांधी ने मोर्चा तो संभाल लिया, लेकिन वो विपक्षी एकता को नहीं संभाल पा रही। भाई एकता है कहां? सोनिया गांधी फोन करके आप ममता बनर्जी को बुला रही है। क्या ममता बनर्जी से यह पूछा जाएगा कि आपके कार्यकर्ताओं को, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा क्यों मौत के घाट उतारे गए? भाई टीएमसी के भी 5 लोग मारे गए हैं। आरोप कांग्रेसियों के ऊपर है। यह अजीबोगरीब एकता नजर आ रही है कि ऊपर ऊपर पार्टी के चीफ्स बैठ के चाय पी रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, हाथ पे हाथ डाल करके मीडिया के सामने पेश हो रहे हैं, और नीचे जमीन पे कार्यकर्ता एक दूसरे के खून के प्यास से गोली मार रहे हैं, बम से हत्या कर रहे हैं। भाई ममता बनर्जी आ रही है उस कुनबे में जहां वामपंथी भी होंगे। ममता बनर्जी वामपंथियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी बंगाल में। ये तो अजीबोगरीब, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक परसेप्शन की लड़ाई है। आम आदमी पार्टी ने पहले ही कह दिया कि पहले बताओ, 16 तारीख तक हमें मालूम हो जाना चाहिए कि आप अध्यादेश पे हमारे साथ हो या नहीं हो, और अगर नहीं हो तो हम आपके साथ। पिछली बार ये गए थे, आपस में लड़ लिया आपस में। सोनिया गांधी की एंट्री इसलिए हुई है क्योंकि राहुल गांधी, ये बड़े बड़े जो लीडर्स इस विपक्षी एकता के हुजूम में शामिल हैं, जैसे शरद पवार, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू यादव, उसमें राहुल गांधी का कद छोटा हो जाता है एक्सपीरियंस वाइज। तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए कि कांग्रेस पार्टी को कोई ब्लैकमेल ना कर सके, सोनिया गांधी अवतरित हो रही है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। किसी भी राज्य में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे ममता बनर्जी बंगाल के बाहर क्या कर लेंगी? वो राजस्थान में कोई मुखिया का भी चुनाव जीत सकती है? नहीं। तो अब उसका क्या फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा? नहीं होने वाला है। तो ये बेकार की एक कवायद है, नैरेटिव क्रिएट करना था कि भाई सारे लोग मोदी के खिलाफ जो है इकट्ठा हो रहे हैं। 18 तारीख को उधर भी मीटिंग है, इधर भी मीटिंग है। लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये बेकार का एक्सरसाइज है। और मैं आपको बता दूं, ये आखिरी मीटिंग होगी, उसके बाद ये कोई इस तरह की मीटिंग आगे नहीं होने वाली है। जी बिल्कुल, पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए कांग्रेस को अब विपक्षी पार्टियों के सामने सरेंडर करना पड़ रहा है। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे दिल्ली में बाढ़ से घिरी केजरीवाल सरकार की। दिल्ली में बाढ़ के हालातों ने केजरीवाल सरकार की पोल खोल कर रख दी है। आप सरकार बाढ़ के हालातों को काबू नहीं कर पा रही है और अब अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए केंद्र पर इसका ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। वहीं दिल्ली में बिगड़ते हालातों के बीच कमान एलजी ने संभाल ली है। इस दौरान एक बड़ी लापरवाही सामने आई कि जब यमुना से पानी आगे निकालने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आईटीओ के पास बने बैराज के 5 गेट खुल ही नहीं सके। इन गेटों को खोलने के लिए नेवी और एयरफोर्स को इस मिशन में शामिल किया गया है। डॉक्टर साहब, दिल्ली में केजरीवाल क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर अपनी काहिली, अपने नकारेपन का ठीकरा फोड़ना, यही काम है केजरीवाल का। मैं बार बार कहता हूं, ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। सारे लोग कह रहे हैं कि भाई हाथीकुंड डैम से जो है वो पानी फेंक दिया गया। बारिश नहीं हो रही है तो बाढ़ कहां से आ रहा है? पानी बाहर से आ रहा है। भाई कुछ पहली बार हो रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये आम आदमी पार्टी इज अ गैंग ऑफ पैथोलॉजिकल लायर्स। इन लोगों के जैसा तुच्छ राजनीति करने वाले लोग हिंदुस्तान में कभी नहीं आए। क्या चाहते हो? बराज को बंद कर दिया जाए कि ताकि बाकी लोग उधर जो है वो डूब के खत्म हो जाए? बराज और डैम में फर्क नहीं मालूम इन लोगों को। ये आईटी से पढ़ के आया है बेवकूफ। आप लोगों की सहूलियत देने में आप पूरी तरीके से फेल हो गए। ये रणछोड़ दास है। कोविड होगा तो बस में लोगों को बिठा करके बोल देगा दिल्ली से बाहर चले जाओ। योगी जी व्यवस्था करती है।
और आज बाढ़ आई है। बाढ़ किस लिए आई है भाई? पिछले साल पानी इतना ही आया था यह हथनीकुंड डैम से। 2 बार पिछले 10 सालों में डेंजर लेवल से ऊपर गया पानी। 2013, 2019 दोनों ही बार 8 लाख क्यूसेक पानी जो है वो आया, वहां से रिलीज किया गया। अभी कितना? 3,60,000 क्यूसेक। कहां 2019 में 8 लाख, कहां ये 3,60,000। और ये कह रहा है कि पानी ज्यादा फेंक दिया गया। तुमने निकासी का कोई तरीका नहीं रखा, तुमने नाले साफ नहीं किए। ये जो दिल्ली में पानी, सुप्रीम कोर्ट में पानी है, जो लुटियन, जो सिविल लाइंस में जो पानी नजर आ रहा है, कहां का पानी है? ये यमुना का पानी नहीं है, ये नाले का पानी है। जो यमुना का स्तर तो घट रहा है लेकिन फिर भी पानी रिसीड नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो नाले का पानी है। नाले की तुमने सफाई की नहीं, और तुम झूठ बोल रहे हो कि वहां से एक साजिश रची गई। अरे एक 21 मई को मीटिंग हुई, और जब रिवर में, डैम में पानी कब क्या रिलीज होगा नहीं होगा, वो एक राज्य के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वो अफेक्ट होते हैं। तो वो जो सारे स्टेक होल्डर्स है, उसकी मीटिंग हुई थी या नहीं हुई थी? तुम्हारा कोई मंत्री गया उसमें? क्यों नहीं गया? दिन रात राजनीति करने में पड़े रहोगे तो तुमको तो मालूम होगा नहीं कि भाई क्या चल रहा है। यह नकारे काहिल मुख्यमंत्री की निशानी है। यह काम करता नहीं है, सिर्फ जुबान चलाता है। और मैं बार बार कहता हूं, आप जैसे लोगों को वोट करोगे वैसा ही शासन पाओगे। चोर उचक्कों को दोगे तो चोरी होगी, अय्याश को दोगे तो अय्याशी होगी, झूठे को दोगे तो अफवाह फैलाएगा, झूठ बोलेगा, और भ्रष्टाचारियों को दोगे तो स्कैम करेगा। ये सारी चीजें इस सरकार में मौजूद है। जी बिल्कुल, केजरीवाल सरकार की लापरवाहियों के बीच अब कमान केंद्र ने संभाल ली है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।